हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार एसएससी वाटिका 24 चैनल पर। साथियों, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में खतरनाक संशोधन होकर आ चुका है। खतरनाक इसलिए क्योंकि यह अधिसूचना वाकई खतरनाक है। तो यह अधिसूचना 17/12/2024 को जारी किया गया है, जिसे बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2024 कहा जा रहा है। साथियों, विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा को पास करना अनिवार्य है। सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए 5 मौका सभी शिक्षकों को मिलेगा, जिसमें 3 मौका ऑफलाइन के माध्यम से तथा 2 मौका ऑनलाइन के माध्यम से मिलेगा। और सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद ही विशिष्ट शिक्षक बन पाएंगे। तो साथियों, 17/12/2024 को विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो प्रस्तुत की गई है, जो अधिसूचना जारी की गई है, सभी अधिसूचना को, जो मुख्य अधिसूचना है, बिंदु हैं, पैरामीटर्स हैं, सभी अधिसूचना को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो देखना ना पड़े। तो साथियों, अंत तक हमारे साथ बने रहें। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है, जो 17/12/2024 को जारी की गई है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024। यह नियमावली बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 कही जाएगी। देखिए, इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। देखिए, बिहार विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 जो बनाई गई है, अधिसूचना जारी की गई है, तो ये अधिसूचना पूरे बिहार के अंदर जितने भी स्कूल हैं उन सभी पे ये लागू होगा। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रविष्ट होगी, यानी कि निर्गत करने की जो तिथि है उसी तिथि से यह अधिसूचना प्रविष्ट होगी। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 सक्षमता परीक्षा का प्रतिस्थापन बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 में निम्नलिखित प्रतिस्थापन होगा। क्या क्या प्रतिस्थापन है, इसको समझ लीजिए। सक्षमता परीक्षा विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से सभी कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। सक्षमता परीक्षा नियमावली के प्रविष्ट होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने हेतु 5 अवसर प्रदान किए जाएंगे, है ना। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सक्षमता परीक्षा पास करने के पश्चात ही आप विशिष्ट शिक्षक बन पाएंगे और सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए 5 अवसर प्रदान किए जाएंगे, जो कि 3 अवसर आपको ऑफलाइन के माध्यम से और 2 अवसर ऑनलाइन के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। स्थानीय निकाय शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण एवं प्रस्तुत शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रमाण पत्रों के मिलान के उपरांत संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। तदुपरांत उन्हें उनके पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में ही प्रविष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करना हो। देखिए, यहाँ पे आपको समझने की एक कड़ी है। स्थानीय निकाय के शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण एवं प्रस्तुत शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच। देखिए, सक्षमता परीक्षा पास कर जाते हैं। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद आपके जितने भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं उन सभी प्रमाण पत्रों का गहनता से जांच किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक का शैक्षणिक प्रमाण पत्र की गहनता से जांच की जाएगी। प्रधान शिक्षक की शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच की जाएगी और बीपीएससी शिक्षक का शैक्षणिक प्रमाण पत्र को गहनता से जांच किया जाएगा। और अगर इस जांच में किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है, कमी पाई जाती है, तो उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी उन शिक्षकों पे जिन शिक्षक के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में कोई कमी पाई गई है, उन शिक्षक के ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। औपबंधिक रूप से पदस्थापन हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा, जिसमें योगदान देने की अंतिम तिथि का स्पष्ट उल्लेख होगा। देखिए, सक्षमता परीक्षा पास करने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं। विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक रूप से योगदान के उपरांत किसी भी विशिष्ट शिक्षक के पास स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में वापस होने की विकल्प नहीं रह जाएगी। यानी कि जैसे ही आप विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं, तो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आप ये सोचेंगे कि नहीं, हम स्थानीय निकाय के टीचर ही ठीक थे, तो आप जो है पुनः स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में नहीं आ सकते हैं।
शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों इत्यादि के जांचोपरांत सही पाए जाने पर नियोक्ता पदाधिकारी यथा जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विशिष्ट शिक्षक की सेवा संपुष्टि की जाएगी। यानी कि जो सक्षमता पास टीचर हैं, जो प्रधान शिक्षक हैं और बीपीएससी उत्तीर्ण शिक्षक हैं, इन सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच होने के पश्चात जांच में अगर कोई कमी नहीं पाई जाती है तो विशिष्ट शिक्षक की सेवा संपुष्टि की जाएगी। यानी कि आप विशिष्ट शिक्षक ही रहेंगे, आपके अगेंस्ट कोई लीगल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र सही है। और अगर कमी पाई जाती है तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 5, इस नियमावली के तहत सीधी नियुक्ति का निम्नलिखित से प्रतिस्थापन होगा। देखिए ये 3 नंबर जो है अधिसूचना क्या कहता है, इसको समझते हैं। विशिष्ट शिक्षकों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति विभाग की प्रचलित नीति एवं निर्धारित पात्रता अर्हता के अनुसार की जाएगी। पात्रता और अर्हता के अनुसार की जाएगी। यानी अगर घर में कोई बीएड किया हुआ है तथा बीएड के बाद सीटेट भी क्वालिफाई है, देन बीपीएससी भी क्वालिफाई कर जाते हैं, भले ही न्यूनतम मार्क्स क्यों ना हो, उनको अनुकंपा के आधार पर जॉब दिया जाएगा। अगर कम मार्क्स भी है फिर भी मिलेगा, कम मार्क्स ही सही, अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, जैसे जो मार्क्स जो है कट ऑफ मार्क्स जो होता है उससे भी अगर कम है तो भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं और आपको प्राथमिकता दी जाएगी, आपको जॉब मिलेगी। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 10 हस्तांतरण में निम्नलिखित प्रतिस्थापन होगा। तो देखिए हस्तांतरण क्या है इसको समझते हैं। तो ट्रांसफ़र जो है अभी इसको स्टे कर दिया गया है, अभी रोक दिया गया है। अभी 2025 का इलेक्शन होना है, इसलिए इलेक्शन तक इस हस्तांतरण ट्रांसफ़र को रोक दिया गया है। जैसे ही इलेक्शन संपन्न हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगी इलेक्शन की, उसके बाद ये ट्रांसफ़र की नीति लागू कर दी जाएगी और जहाँ जहाँ जिस टीचर को ट्रांसफ़र किया जाएगा बिहार के अंदर, वहाँ उनको योगदान देना होगा। तो देखिए वही बता रहा है इसमें, विशिष्ट शिक्षक राज्य के अंतर्गत स्थानांतरणीय होगा। स्थानांतरित विद्यालय में विशिष्ट शिक्षकों के योगदान करना अनिवार्य होगा। इस हेतु विभाग द्वारा अलग से हस्तांतरण नीति निर्धारित की जाएगी। अभी निर्धारित नहीं की गई है हस्तांतरण नीति, लेकिन निर्धारित की जाएगी। ठीक है, क्यों नहीं की गई है या अभी हमने आपको बताया कि इलेक्शन के कारण इसको रोक दिया गया है ट्रांसफ़र को। जैसे ही इलेक्शन संपन्न हो जाएगा उसके पश्चात ट्रांसफ़र नीति लागू हो जाएगी और जहाँ जहाँ जिन टीचर को ट्रांसफ़र किया जाएगा वहाँ उनको योगदान देना होगा। विशिष्ट शिक्षकों को सामान्य रूप से जिला के अंदर स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई आरटीई मानक के अनुरूप शिक्षक छात्र अनुपात एवं विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के मध्य संतुलन एवं को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक कार्यों से जिला स्थापना समिति द्वारा की जाएगी, जिसका स्वरूप निम्नवत होगा। क्या स्वरूप है इसको देख लीजिए। ये सभी अधिकारी इस सदस्यता में भाग लेंगे और ट्रांसफ़र शिक्षकों का किया जाएगा। देखिए प्रथम चरण में सभी विशिष्ट शिक्षकों का हस्तांतरण एवं पदस्थापन मुख्यालय स्तर से राज्य स्तर समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका स्वरूप निम्नवत होगा। यानी कि प्रथम चरण का जो हस्तांतरण किया जाएगा, ट्रांसफ़र जो किया जाएगा प्रथम चरण में, उन सभी में कौन कौन भाग लेंगे? तो सचिव शिक्षा विभाग, निर्देशक प्राथमिक शिक्षा, निर्देशक माध्यमिक शिक्षा, ये सभी भाग लेंगे। 10.3 ये अधिसूचना है। प्राथमिक विद्यालयों के विशिष्ट शिक्षकों तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विशिष्ट शिक्षकों के हस्तांतरण के लिए राज्य स्तरीय समिति की अलग अलग बैठक की जाएगी। यानी विशिष्ट शिक्षकों के हस्तांतरण, यानी कि विशिष्ट शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र जो होना है इलेक्शन के पश्चात 2025 में, तो उसके लिए राज्य स्तरीय समिति की अलग अलग बैठक की जाएगी। 10.4 क्या कहता है? तो ऊपर किसी भी बात के होते हुए भी एक विशिष्ट शिक्षक को प्रशासनिक आधार पर या शिक्षा का अधिकार अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात के तहत प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए निर्देशक प्राथमिक या निर्देशक माध्यमिक द्वारा सार्वजनिक हित में जैसा भी मामला हो
है ना, अंतर जिला स्थानांतरण किया जा सकता है। मतलब किसी भी प्रकार का मामला हो, है ना, अंतर जिला स्थानांतरित किया जा सकता है। 1 जनवरी 2025 1 जनवरी 2025 से सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जा चुका है। और जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं जिनका प्राण जनरेट हो चुका है, उनका सैलरी आना शुरू हो चुका है। और वैसे विशिष्ट शिक्षक जिनका प्राण जनरेट नहीं हुआ है, उनका अभी सैलरी नहीं आया होगा। तो जितने भी वैसे शिक्षक हैं जिनका प्राण जनरेट नहीं हुआ है, वे सभी शिक्षक अपना प्राण जनरेट करवा लेंगे। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में एक नया नियम 10 के क प्रशासनिक दृष्टिकोण से हस्तांतरण का अंतस्थापन किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है, तो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 10 के बाद एक नया नियम 10 का क प्रशासनिक दृष्टिकोण के हस्तांतरण के रूप में अंतस्थापित किया जाएगा। यानी प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी हस्तांतरण ट्रांसफर किया जाएगा। इसको जो है स्पष्ट रूप से कहा गया है। क्लियर है। 10 का क प्रशासनिक दृष्टिकोण से हस्तांतरण ट्रांसफर। प्रशासनिक दृष्टिकोण यथा अनुशासनहीनता, सरकारी आदेश की अवहेलना, लगातार विलंब से विद्यालय आना, विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कर गायब हो जाना, शैक्षणिक वातावरण को दूषित करना, दूसरे शिक्षक के पठन पाठन नहीं करने हेतु उकसाना, महिला शिक्षिका छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार की शिकायत, बच्चों के अधिगम स्तर में वांछित प्रगति होना, पाठ टीका संधारण नहीं करने एवं शिक्षण कार्य हेतु सरकार के निर्देश का अनुपालन नहीं करने इत्यादि कारणों से विशिष्ट शिक्षकों को प्रखंड जिला के बाहर हस्तांतरण किया जा सकेगा। यानी कि जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं, जितने भी विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, तो उनको अगर पाया जाता है कि वो अनुशासनहीनता से कार्य कर रहे हैं, सरकारी आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, लगातार विलंब से स्कूल आ रहे हैं, विद्यालय में उपस्थिति उनका नहीं है, शैक्षणिक वातावरण दूषित करते हैं, जो शैक्षणिक वातावरण जो है विद्यालय का जो इन्वायरमेंट है उसको जो है खराब करते हैं, दूसरे शिक्षक का पठन पाठन नहीं करने हेतु उकसाते हैं। जैसे कोई टीचर हैं, उनको उकसा रहे हैं कि भाई आप जो पठन पाठन करा रहे हैं वो नहीं कराइए, तो वैसे अगर पाए जाते हैं, महिला शिक्षक शिक्षिका या छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार करते हैं, तो इन सभी स्थिति में जितना भी पैरामीटर दिया गया है, इन सभी पैरामीटर के अंतर्गत वो अगर आते हैं तो उन्हें प्रखंड या जिला स्तर के बाहर ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से विशिष्ट शिक्षकों को प्रखंड से बाहर हस्तांतरण जिला पदाधिकारी के द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुशंसा पर किया जा सकेगा। इसी प्रकार विशिष्ट शिक्षकों का जिला पदाधिकारी, यानी कि अगर इन सभी पैरामीटर के अंतर्गत अगर कोई विशिष्ट शिक्षक आते हैं जो विद्यालय में अमर्यादित व्यवहार करते हैं, और भी जितने भी पैराग्राफ दिए गए हैं उन सभी के अंतर्गत अगर आते हैं, तो उनको जो है प्रखंड जिला के बाहर उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अनुशंसा पर निर्देशक प्राथमिक या निर्देशक माध्यमिक जैसा मामला हो, प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला से बाहर हस्तांतरण कर सकेंगे। उक्त कार्रवाई से पूर्व संबंधित विशिष्ट शिक्षकों को नोटिस निर्गत कर अपना पक्ष रखने हेतु 3 कार्य दिवस, यानी कि 3 दिन का आपको मौका मिलेगा। ठीक है। उत्तर प्राप्त नहीं होने अथवा संतोषजनक उत्तर नहीं रहने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रखंड जिला हस्तांतरण की कार्रवाई की जा सकेगी। यानी कि वैसे विशिष्ट शिक्षक जिन पर कार्रवाई की गई है, एक्शन ली गई है, तो उन्हें अपनी सफाई के लिए 3 दिन का अवसर, 3 दिन का मौका मिलेगा अपने पक्ष बचाव के लिए। अगर उत्तर नहीं होने पर, अगर उत्तर जो है संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में उनका जो है हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र जिला और प्रखंड से बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, अगर आप बात करेंगे कि उत्तर प्राप्त नहीं होने पर अथवा संतोषजनक उत्तर नहीं रहने की स्थिति में, तो भैया ये है क्या, इसको समझना है। तो देखिए, उत्तर प्राप्त नहीं होने पर, संतोषजनक उत्तर नहीं रहने पर, इसका कोई भी एक पैरामीटर नहीं बनाया गया है कि आप अगर इस प्रकार से अपना
पक्ष रखते हैं, उत्तर देते हैं, तो आपका जो प्रश्न है वो सही, जो आपका उत्तर है वो सही नहीं पाया जाएगा और संतोषजनक नहीं पाया जाएगा। तो ऐसा कोई पैरामीटर नहीं बनाया गया है ना। अभी तक जितने भी इस प्रकार के पक्ष बचाव के लिए जो उत्तर मांगा गया है, वो अभी तक जितने भी मैक्सिमम मान लीजिए 100% में 95% ऐसा केस है जिसमें उत्तर जो है असंतोषजनक ही पाया गया है। क्लियर है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से किए गए अंतर जिला हस्तांतरण के फलस्वरूप संबंधित स्थानीय विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता हस्तांतरित जिला में उनकी नियुक्ति एवं संबंधित विशिष्ट शिक्षकों की विषयवार वरीयता से निम्न वरीयता के रूप में निर्धारित की जाएगी। यानी कि अगर विशिष्ट शिक्षक जिन पर कार्रवाई की गई है, तो उनकी वरीय जो शिक्षक हैं, अगर वो वरीय शिक्षक हैं तो उनको निम्न वरीय शिक्षक के रूप में निर्धारण की जाएगी, यानी कि पद जो है कि उनका कम हो जाएगा। जिला पदाधिकारी के स्तर से लिए गए निर्णय के विरुद्ध निर्देशक प्राथमिक या निर्देशक माध्यमिक जैसा मामला हो, समक्ष आरोपित विशिष्ट शिक्षक अपील कर सकते हैं। इसी प्रकार निर्देशित प्राथमिक या निर्देशित माध्यमिक जैसा मामला हो के स्तर से लिए गए निर्णय के विरुद्ध आरोपित विशिष्ट शिक्षक सचिव शिक्षा विभाग के समक्ष अपील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो है अपील कर सकते हैं जिला पदाधिकारी यानी कि डीएम के पास जो है अपने स्तर से अपना अपील कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। ठीक है। और प्राथमिक या निर्देशक माध्यमिक मामला जैसा भी मामला हो, उसके स्तर से लिए गए निर्णय के विरुद्ध आरोपित विशिष्ट शिक्षक सचिव शिक्षा विभाग के समक्ष अपील कर सकते हैं, यानी कि वो अपना अपील कर सकते हैं, वो अपना पक्ष रख सकते हैं। तो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में एक नया नियम 10 के ख को आचार संहिता का अंतस्थापन किया गया है। तो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 10 के ख के बाद एक नया नियम 10 का ख आचरण संहिता के रूप में अंतस्थापित किया जाएगा। तो 10 का ख आचरण संहिता क्या है, इसको समझ लीजिए। फर्स्ट है सरकारी आदेश का पालन करना, है ना। आपको जो है सरकारी आदेश का पालन करना ही होगा हर हाल में। अगर नहीं करते हैं तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढंग से कराना, यानी कि आपको इस विद्यालय में जो भी क्लास मिला है उस क्लास का जो पाठ्यक्रम है उसको सुगम तरीके से अच्छे ढंग से छात्र के सामने प्रस्तुत करना है। उसको ऐसे समझाना है कि उसको समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको बार बार समझाना है ताकि उसको समझ में आए। समय पर विद्यालय आना, आपको समय पर विद्यालय आना है। निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना, समय पर विद्यालय आना है और जो भी सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार विद्यालय खोलने और बंद करने का जो टाइम रखा गया है उसको फॉलो करते हुए रूटीन के हिसाब से जो है कक्षा का संचालन करना है। शैक्षणिक वातावरण को दूषित नहीं करना, विद्यालय एक शैक्षणिक प्रांगण होता है, विद्यालय को मंदिर माना जाता है, तो उस मंदिर के वातावरण को दूषित नहीं करना है, प्रभावित नहीं करना है। ठीक है। जहाँ तक हो सके शैक्षणिक वातावरण को बनाए रखना है। क्लियर है। दूसरे शिक्षक के पठन पाठन नहीं करने में व्यवधान नहीं करना, यानी कि दूसरा टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहा है तो कोई शिक्षक जाकर के क्लास में उनसे बात करने लगे, उनको डिस्टर्ब करने लगे, उनको पढ़ाने नहीं दे, तो अगर ऐसा भी पाया जाता है तो उनके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जा सकता है। शिक्षण कार्य से इनकार नहीं करना। देखिए, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या विशिष्ट शिक्षक से बनने से पहले नियोजित शिक्षक थे, तो शिक्षक जो आप बने हैं तो उसी का तो सैलरी ले रहे हैं ना, तो जिसके लिए सैलरी दिया जा रहा है तो वो काम तो करना होगा। तो शिक्षण कार्य से इनकार नहीं करना है। महिला शिक्षिका छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार नहीं करना। जो भी महिला शिक्षक हैं या फिर जो महिला शिक्षिका हैं या शिक्षक हैं, छात्रा हैं या छात्र हैं, किसी के साथ भी आपको अमर्यादित व्यवहार नहीं करना है। किसी दल विशेष के पक्ष में राजनीति से संलिप्त नहीं होना। शिक्षक हैं तो राजनीति से क्या लेना देना,
तो शिक्षक हैं तो शिक्षक के कार्य से ही मतलब रखना है, राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं रखना है। क्लियर है? ट्यूशन यानी प्राइवेट ट्यूशन, कोचिंग एवं अन्य व्यावसायिक संस्थाओं में संलिप्त नहीं होना। शिक्षक हैं, गवर्नमेंट जितने भी शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, वो सभी निजी ट्यूशन नहीं खोल सकते, कोचिंग नहीं खोल सकते और अपना बिजनेस नहीं कर सकते। पहले कई सारे शिक्षक ट्यूशन भी पढ़ाते थे, कोचिंग भी कराते थे और अपना बिजनेस भी चलाते थे, कोई छोटा मोटा बिजनेस भी अपना चलाते थे। तो वो अब नहीं कर पाएंगे, अगर करते हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। बाल अधिकारों के संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देना। ठीक है? अगर कोई शिक्षक छात्रा को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करते हैं कि तुम छोटे जाति का है, तुमको इस विद्यालय में नहीं आना है, तुमको पढ़ाई नहीं करना है, तुम पढ़ नहीं सकता है, तुम कुछ नहीं कर सकता है अपनी ज़िंदगी में, तो इस प्रकार से अगर बिहेव करते हैं कोई शिक्षक तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। इसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना। शिक्षक को अगर नशा के हालत में पाया जाता है तो उनके अगेंस्ट जो है कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल विवाह, दहेज प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना। ठीक है? तो सामाजिक कुरीतियों और बाल विवाह, दहेज प्रथा, तो देखिए दहेज प्रथा एक तरह से समाज का आस्तीन का सांप जो होता है वो बन चुका है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि दहेज लेना और दहेज देना वो तो कानूनन अपराध तो है ही, लेकिन फिर भी लोग देते और लेते हैं। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना। यानी कि परीक्षा से रिलेटेड जितने भी निर्देश दिए जाते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, तो उनको समय समय पर पालन करना होगा। विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार नहीं करना। देखिए टीचर को चाहिए कि खुद को अपडेट करते रहना है। एक मोबाइल भी अपने आप को हर 6 महीने में अपडेट करते रहता है। तो टीचर तो शिक्षक जो हैं, विशिष्ट शिक्षक जो हैं, वो छात्र को पढ़ाते हैं, यानी कि क्या अपडेट करते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो साझा करते हैं, अपडेट करते हैं छात्र को। तो अपडेट करने से पहले, दूसरे को अपडेट करने से पहले खुद को अपडेट करना है। तो उसके लिए विभाग के द्वारा जो है प्रशिक्षण दिया जाता है सभी टीचर को, तो उससे जो है आप इनकार नहीं कर सकते। विशिष्ट शिक्षक पर बिहार सरकार सेवक आचार संहिता 1976 समय समय पर यथा संशोधित में निहित प्रावधान प्रभावी होंगे। जिस प्रकार से 2023 में नियमावली आए हैं, जिस प्रकार से 2024 में नियमावली आए हैं, उसी प्रकार से अगर भविष्य में सरकार को ऐसा लगेगा कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिए, अधिसूचना जो जारी किया गया है 17/12/2024 को, इस अधिसूचना में और कुछ संशोधित किया जाना चाहिए तो उसमें संशोधित कर सकेगी। प्रतिस्थापन बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 11 अनुशासनिक कार्रवाई का निम्नलिखित प्रतिस्थापन होगा। देखिए अनुशासनिक कार्रवाई जो है 11 नंबर में क्या है, तो विशिष्ट शिक्षक औचार या कदाचार के विभिन्न कृतियों के लिए ऐसे अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे जो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे। यानी अनुशासनिक कार्रवाई पे भी विशेष रूप से जोर दिया गया है। 11.2 अधिसूचना क्या है, तो विशेष रूप से नियुक्ति प्राधिकार निम्नलिखित मामलों में एक विशिष्ट शिक्षक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम होगा। यानी कि किन किन मामलों में विशिष्ट शिक्षक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए सक्षम माना जाएगा। कार्य के अनाधिकृत अनुपस्थिति, यानी आपका जो सरकार के तरफ से जो गाइडलाइंस दिया गया है, शिक्षा विभाग की तरफ से जो गाइडलाइंस दिया गया है कि इतने बजे आना है और इतने बजे जाना है। मान लेते हैं 9 बजे गाइडलाइन जारी किया गया कि 9 बजे क्लास में यानी कि विद्यालय में उपस्थित हो जाना है और 4 बजे जो है विद्यालय से जाना है। तो ये जो है टाइमलाइन आपको फॉलो करना होगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपके खिलाफ अगेंस्ट जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा।
जानबूझकर अवज्ञा का अनुशासनहीनता, यानी कि आप टीचर जो है, विशिष्ट शिक्षक समझ रहे हैं, सारी बातें समझ रहे हैं, फिर भी जानबूझकर जो है अवज्ञा कर रहे हैं, किसी का अवहेलना कर रहे हैं, अनुशासनहीनता से किसी के सामने पेश आ रहे हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में योगदान न देना। जो शैक्षणिक वातावरण है विद्यालय का, विद्यालय एक मंदिर है जिसमें पठन पाठन का कार्यक्रम किया जाता है, तो इस शैक्षणिक वातावरण में योगदान वैसे टीचर नहीं देते हैं, वैसे विशिष्ट शिक्षक नहीं देते हैं, उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। वित्तीय अनियमितता के मामले, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव, किसी भी आपराधिक मामलों में शामिल होना, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन, यानी कि जितने भी प्रावधान बनाए गए हैं, है ना, बिहार सरकार सेवक आचार नियमावली 1976 के अंतर्गत जितने भी प्रावधान बनाए गए हैं, उनकी अवहेलना अगर करते हैं, उल्लंघन अगर करते हैं, तो उन्हें उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट मेंशन किया जा चुका है कि कोई अन्य मामला, यानी कि और कोई भी मामला हो जिस पर अनुशासनिक प्राधिकार विचार करे, अगर विचार हो गया तो उस पर भी जो है लटक जाएंगे। नियम 10 के ख आचार संहिता का उल्लंघन, अगर नियम 10 के ख में जो आचार संहिता जारी किया गया है उसका अगर उल्लंघन भी करते हैं तो लीगल एक्शन लिया जा सकता है। 11.3 क्या कहता है? समझा गया निलंबन। कोई भी विशिष्ट शिक्षक जो 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक, पुलिस, सिविल अभिरक्षा में रहा है उसे निलंबित समझा जाएगा और अनुशासनिक प्राधिकार ऐसा आदेश जारी करेगा। यानी वैसे विशिष्ट शिक्षक जिनके अगेंस्ट कोई एफआईआर हुआ हो और वो 48 घंटे तक न्यायिक हिरासत में रहे हों, पुलिस की कस्टडी में रहे हों, सिविल अभिरक्षा में रहे हों, तो इस परिस्थिति में उनका जो है, वैसी परिस्थिति में निलंबित समझा जाएगा, वैसे शिक्षक को निलंबित समझा जाएगा और अनुशासनिक प्राधिकार ऐसा आदेश जारी कर सकेगी। अनुशासनिक प्राधिकार दोषी विशिष्ट शिक्षक पर निम्नलिखित दंड आरोपित कर सकेगा। जो अनुशासनिक प्राधिकार के अंतर्गत जितने भी विशिष्ट शिक्षक जो दोषी हैं उनका जो है वृहद दंड और निम्न दंड के रूप में बांटा गया है। क्या क्या देखते हैं? बर्खास्त किया जा सकेगा। दूसरा, अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी किया जा सकता है। रिटायर भी किया जा सकता है। निचले पद पर पदावनति, यानी कि कोई वरीय शिक्षक है तो वरीय शिक्षक से उसको निम्न शिक्षक भी बनाया जा सकता है। यानी कि कोई विशिष्ट शिक्षक है, विशिष्ट वरीय शिक्षक है, तो उनको जो है पद से नीचे वाले पोस्ट पे जो है कि उनका पद किया जा सकता है। कम वेतनमान में पदावनति, यानी कि वेतनमान किसी विशिष्ट शिक्षक का जो है वेतन मान लेते हैं 29,000 है, तो 29,000 वेतन है तो उनका वेतन कम करके 27,000 दिया जा सकता है ना, या 25,000 दिया जा सकता है, तो वेतन में उनकी कमी कर दी जाएगी। संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियों को रोकना, यानी कि वेतन में जो वृद्धि पर ईयर जो इंक्रीमेंट होते हैं सैलरी में, 3% का इंक्रीमेंट जो होता है सैलरी में, उसको रोक दिया जाएगा। या डीए जो मिलता है 53% अभी मिल रहा है, तो उसको भी रोक दिया जाएगा। तो अब ख में जो है लघु दंड को समझते हैं। लघु दंड जो है फर्स्ट में जो है निंदन, सेकंड है निर्धारित विधि से निर्दिष्ट दिनों के लिए सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थिति दर्ज किया जाना आवश्यक होगा। ठीक है। तीसरा नंबर है वेतन से कटौती के माध्यम से वित्तीय जुर्माना लगाना जो 15 दिनों से अधिक ना हो। यानी लघु दंड के अंतर्गत वेतन से आपकी कटौती की जाएगी, 15 दिनों की वेतन जो है आपकी कटौती की जा सकेगी, 15 दिन से अधिक की नहीं की जाएगी। गैर संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियों को रोकना, है ना, यानी कि लघु दंड के अंतर्गत वेतन वृद्धि को भी रोका जा सकेगा। और प्रोन्नति को रोकना, प्रोन्नति जो शिक्षा का होता है एक तरह से, उसको भी रोका जा सकेगा। 11.5 विभागीय कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया। विभागीय कार्रवाई जो शुरू करने की प्रक्रिया है, तो इसमें तो बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन मुख्य बातें क्या क्या हैं उसको हम आपको समझाते हैं। यानी कि देखिए, इसके अंतर्गत है कि 7 दिन का समय आपको दिया जाता है। जो भी
अनुशासनिक प्राधिकार है, आरोपी जो विशिष्ट शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट प्राप्त हुए हैं, तो उनके अगेंस्ट जो है उनको 7 दिन का समय देते हुए कारण पूछा जाता है कि किस कारण से आप जो है किस कारण से उनके विरुद्ध वृहद या लघु आरोपित करने के लिए जैसा भी मामला हो, यानी कि 7 दिन का समय दिया जाता है कि उनके अगेंस्ट वृहद या लघु दंड क्यों नहीं किया जाए, है ना। और ये डिसीजन लिया जाता है कि वृहद दंड कार्रवाई या लघु दंड कार्रवाई के लिए आगे बढ़ना है या मामले को बंद कर देना है। तो 11.5 निलंबन। निलंबन में क्या है, तो जो दोषी पाए गए विशिष्ट शिक्षक हैं उनको निलंबित भी किया जा सकता है। और निलंबन की अवधि के दौरान उक्त शिक्षक मूल वेतन के महंगाई भत्ते के 50% के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता का हकदार होगा। यानी कि वैसे विशिष्ट शिक्षक जिनको निलंबन किया गया है उनको शिक्षक मूल वेतन यानी कि मूल वेतन जो होता है और महंगाई भत्ते का 50% के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता का हकदार बनाया जाएगा। सैलरी नहीं, उसको वेतन, मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 50% ही प्राप्त हो पाएगा। 11.6 वृहद दंड आरोपित करने की प्रक्रिया। आरोपित विशिष्ट शिक्षक को अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान करेगा। जो आरोपित विशिष्ट शिक्षक हैं उनका जो मामला है वो अपना पक्ष रख सकते हैं, अपना पक्ष जो भी उनका अपना पक्ष है वो रख सकते हैं, उनको अवसर मिलेगा। जांच प्राधिकारी ऐसे कागजी दस्तावेज भी उपलब्ध कराया जाएगा जो कार्यालय के पास उपलब्ध हो। जांच प्राधिकारी विभागीय कार्यवाही 2 महीने के अंदर पूरी कर लेगी। यानी कि जांच प्राधिकारी जो है विभागीय कार्यवाही 2 महीने के अंदर ही पूरी कर लेगी यदि आरोपित विशिष्ट शिक्षक 2 तिथियों पर जांच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं। यानी कि जांच प्राधिकारी के द्वारा 2 तिथि जो जारी किए गए हैं विशिष्ट शिक्षक के समक्ष उपस्थित विशिष्ट शिक्षक को उपस्थित होने के लिए, तो जांच प्राधिकारी उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, जो जांच प्राधिकारी के पास जो उपलब्ध दस्तावेज है उनके उस दस्तावेज के अनुसार एक पक्षीय प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए सक्षम होगा। यानी कि पहले तो आरोपी शिक्षक को अपना मामला रखने के लिए समय दिया जाएगा, अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया जाएगा, और अगर वो दिए गए समय के अनुसार अगर वो जांच प्राधिकारी विभागीय कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके अगेंस्ट, है ना, उनके अगेंस्ट 2 महीने के अंदर जो है पूरी दस्तावेज के आधार पर जो जांच प्राधिकारी के पास दस्तावेज उपलब्ध है उस दस्तावेज के आधार पर 2 महीने के अंदर कागजी कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी और एक पक्षीय प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए सक्षम होगा। यानी कि बिना कुछ पूछे, विशिष्ट शिक्षक से बिना कुछ पूछे, बिना कुछ समझे एक पक्षीय फैसला सुना दिया जाएगा। 11.6 विभागीय कार्यवाही पूरी होने के बाद जांच प्राधिकारी एक जांच प्रतिवेदन समर्पित करेगा और उसे आगे की कार्रवाई के लिए अनुशासनिक प्राधिकार को भेजेगा। लघु दंड आरोपित करने की प्रक्रिया। जहां अनुशासनिक प्राधिकार की राय में मामला मामूली दंड आरोपित करने के लिए उपयुक्त, वहां वह आरोपित विशिष्ट शिक्षक के पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय देते हुए कारण पूछा जाएगा कि क्यों नहीं उस पर विशेष लघु दंड आरोपित किया जाए। आरोपित विशिष्ट शिक्षक से उत्तर प्राप्त होने पर अनुशासनिक प्राधिकार उस विशेष लघु दंड को आरोपित कर सकेगा। तो देखिए, जो दंडित विशिष्ट शिक्षक हैं उनको अपने पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा और कारण पूछा जाएगा कि आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया जाए। आरोपित विशिष्ट शिक्षक को उत्तर देने होंगे। अगर उत्तर जो है संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो अनुशासनिक प्राधिकार उस विशेष लघु दंड को आरोपित कर सकेगा। काम नहीं तो वेतन नहीं नियम। जैसे पहले क्या होता था कि शिक्षक स्कूल में कई हफ्ते गायब रहते थे और फिर वो किसी समय आकर के अपना अटेंडेंस बना लेते थे और उनको सैलरी मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब जो है काम नहीं तो वेतन नहीं।
जहां जिले के किसी अधिकारी या प्राधिकार या प्रशासनिक विभाग द्वारा निरीक्षण करने पर विद्यालय का कोई विशिष्ट शिक्षक या कर्मचारी उचित अनुमोदन के बिना अनुपस्थित पाया जाता है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके लिए सक्षम होगा कि वैसे शिक्षक जो अनुपस्थित शिक्षक के वेतन को तुरंत रोक दिया जाए। इसके बाद 7 दिनों का समय देकर अनुपस्थित शिक्षक के कारण पूछा जाए और यदि उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो अनुपस्थिति की अवधि के लिए अनुपस्थित शिक्षक के वेतन की कटौती की जाएगी। क्लियर है। जैसे यहाँ पर है कि अगर किसी कारण से कोई विशिष्ट शिक्षक या कोई कर्मचारी स्कूल का किसी भी कारण से उनका जो भी निजी मामला हो, तो अगर आप विद्यालय में सूचित नहीं करते हैं कि आज हम अनुपस्थित रहेंगे और आप जो है अनुपस्थित हो जाते हैं बिना किसी कारण को बताए हुए, इस परिस्थिति में अगर कोई जांच कमेटी आती है देखने के लिए कि कौन कौन से शिक्षक स्कूल में उपस्थित नहीं है और कैसे पठन पाठन किया जा रहा है, उस परिस्थिति में वैसे शिक्षक जो अनुपस्थित पाए जाते हैं उनके अगेंस्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी ये सक्षम होंगे कि अनुपस्थित शिक्षक के वेतन को तुरंत रोक दे। उनका वेतन रुक जाएगा। जो शिक्षक अनुपस्थित है बिना बताए हुए उनका वेतन रोक दिया जाएगा और 7 दिनों का समय दिया जाएगा कि अनुपस्थित शिक्षक को कारण बताना होगा। 7 दिनों का उनको समय दिया जा रहा है, मोहलत दिया जा रहा है कि अनुपस्थित जो शिक्षक हैं वो क्यों अनुपस्थित है बिना बताए हुए वो कारण बताएंगे अपना, और कारण अगर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उनकी वेतन जो है अनुपस्थिति शिक्षक के वेतन की कटौती की जाएगी। अगर आप इन सभी बातों को, इन सभी मुख्य बिंदुओं को समझ पाए हैं और हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।